हेलो एवरीवन। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो ग्रेविटेशन में फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो है बेस्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसी भी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स है, बराबर, वो फोर्स किन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो हमें बताता है। ठीक है बच्चों, तो बेसिक फार्मूला जब हमने हमारा एक्सरसाइज किया, बराबर, जब थ्योरी चैप्टर किया तो हमें पता चला कि जो फोर्स है, फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज़, जैसे ये एक बॉडी है जिसका मास है m1, ये एक बॉडी है जिसका मास है m2, तो इन दोनों बॉडी जो है ये दोनों डिस्टेंस d से सेपरेटेड है। दोनों बॉडी डिस्टेंस d से सेपरेटेड है। ठीक है, हम डिस्टेंस कभी भी सेंटर ऑफ द बॉडी से लेते हैं, बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है ना वहाँ से कंसिडर करते हैं। तो ये दोनों बॉडी सेपरेटेड है डिस्टेंस d से, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा दैट फोर्स विल बी गिवन बाय g, दैट इज एक्सेलरेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 मास 1 इनटू मास 2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो g का वैल्यू तो आपको पता है वो फिक्स्ड है। g का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, बराबर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज फिक्स्ड, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ये आपको सब में दे या ना दे, आपको यही लेना है, तो याद भी करके रख लेंगे तो बेटर होगा। डिस्टेंस जो सेपरेशन है उनके बीच का दोनों का डिस्टेंस है, बराबर, वो दिया होता है हमें। इसका मास दिया होगा, इसका मास दिया होगा, तो ये सारे वैल्यूज़ को जब पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे आपको बताना ये चाहता हूँ कि व्हाट अगर जैसे कि ये दो बॉडीज़ है ना, अगर ये कह दे, मतलब आगे सब में, बराबर, ये जो भी डिस्टेंस है, ये वॉट एवर डिस्टेंस इज देयर, तो व्हाट विल बी फोर्स if distance between the bodies becomes हाफ। अगर दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस अगर हाफ हो जाता है, ये सेम कंडीशन है, बाकी सारे कंडीशन सेम है। क्या हाफ हो गया बच्चों? अगर डिस्टेंस हाफ हो गया तो फोर्स कितना होगा वो आप बताओ। तो व्हाट विल बी द फोर्स, द नया वाला फोर्स जो होगा इन दोनों बॉडीज़ के बीच में वो कितना होगा वो बताओ। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाता हूँ। देखो यहाँ पर, तो ये जो केस है इसे मैं ऐसा 1 लिख लेता हूँ। ये मान लेते हैं हमारा केस 1 है। इसमें सिर्फ क्या चेंज हो रहा है बच्चों? सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? डिस्टेंस। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला से हमें मालूम पड़ता है जो फोर्स है और जो डिस्टेंस है उनमें इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि वी नो डैट, हमें क्या पता चलेगा कि भाई फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फोर्स और डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है बच्चों, थोड़ा हम टाइम लेंगे इसको करने में, लेकिन एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सिर्फ जब भी कोई क्वेश्चन में आपको ये आ जाए कि डिस्टेंस हाफ हो गया है, ठीक है, या डिस्टेंस डबल हो गया है, या सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला कैसा बनेगा बच्चों? ठीक है, आपका फॉर्मूला ऐसा बनेगा, देखो, एफ न्यू अपॉन एफ ओल्ड, एफ एन फोर्स नया, एफ ओ फोर्स ओल्ड जो पहले फोर्स था जो भी, ठीक है, विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ओल्ड अपॉन डिस्टेंस न्यू द होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो याद रखो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है आपको। क्या? जब सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा? डिस्टेंस। तो जब सिर्फ और सिर्फ आपका डिस्टेंस चेंज होगा तो आपका फॉर्मूला ऐसा बनेगा। अब यहाँ से सम में से पता करने का कि कैसा चेंज हुआ है, तो व्हाट विल बी फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज बिकम्स हाफ, यानी मतलब क्या बोल रहा है? डिस्टेंस न्यू इज इक्वल टू हाफ डिस्टेंस ओल्ड, मतलब डिस्टेंस न्यू अपॉन डिस्टेंस ओल्ड इक्वल्स टू हाफ। अब यहाँ पर आपके पास क्या है? डिस्टेंस ओल्ड अपॉन डिस्टेंस न्यू, डिस्टेंस ओल्ड अपॉन डिस्टेंस न्यू,
डिस्टेंस न्यू अपॉन डिस्टेंस ओल्ड हाफ है, तो डिस्टेंस ओल्ड अपॉन डिस्टेंस न्यू यानी डिस्टेंस ओल्ड अपॉन डिस्टेंस न्यू, इसका रेसिप्रोकल लिया तो क्या आ जाएगा, ये 2/1 आ जाएगा। अब ये वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, देयरफॉर Fn अपॉन Fo इज इक्वल टू व्हाट इज DO अपॉन DN 2/1, तो ये 2/1 द होल स्क्वायर एंड देयरफॉर Fn अपॉन Fo इज इक्वल टू 4/1। ठीक है बच्चों, अब ये Fo को उधर भेज दो, तो नया F यानी फोर्स नया क्या हो गया 4 इंटू Fo, यानी जो पहले का फोर्स था इंटू 4 कर दो। ठीक है बच्चों, तो याद रखो डिस्टेंस अगर हाफ होगा, कौन सिर्फ डिस्टेंस अगर हाफ होगा तो नया वाला फोर्स कितना हो जाएगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। इन्वर्स रिलेशन है ना, तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और अगर वो हाफ हो रहा है तो फोर्स कितना गुना बढ़ जाएगा, वो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो बच्चों फिर से रिकलेक्ट करते हैं चीज़ों को, अगर सिर्फ आया व्हाट हैपेंस टू फोर्स व्हेन द डिस्टेंस ओनली चेंजेस, सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के बीच का सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो फोर्स में क्या चेंजेस आएगा, तो आप बोलोगे सीधा क्या बोलोगे, Fn अपॉन Fo इज इक्वल टू फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो यह आ जाएगा DO अपॉन DN द होल स्क्वायर, वेर D क्या है बच्चों, डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो अभी आपने जो पिछला सम था उसमें क्या था, जब डिस्टेंस हाफ हुआ तो नया वाला फोर्स क्या हुआ था 4 टाइम्स बढ़ गया था। ठीक है, वो शॉर्टकट कैसा है देखो, आपको थोड़ा इसको अप्लाई करना पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। शॉर्टकट कैसा है, ठीक है, देखो जब डिस्टेंस हाफ हुआ ना तो हाफ का स्क्वायर करने का, हाफ का स्क्वायर क्या आएगा 1/4। अब 1/4 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 4, बस। तो जो चेंजेस आ रहा है वो चेंजेस का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने के बाद उसका रेसिप्रोकल ले लो तो उतने ही टाइम से चेंज होगा, अगर सिर्फ डिस्टेंस चेंज हुआ रहता है, व्हेन ओनली द डिस्टेंस इज गेटिंग चेंज्ड, ये केस में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब मान लेते फोर्स डबल हो गया, डिस्टेंस डबल हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों डबल, तो डबल मतलब 2/1, इसका स्क्वायर कर लो क्या आएगा 4/1, 4/1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/4। तो अब नया वाला फोर्स क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस डबल हो रहा है तो नया वाला फोर्स क्या हो जाएगा, पुराने वाले फोर्स का जो पुराना वाला फोर्स है उसको 4 से डिवाइड कर दो, उसका 1/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जब डिस्टेंस डबल होगा तो ये 1/4 हो जाएगा, और जब डिस्टेंस हाफ होगा तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा नया वाला फोर्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है, तो जो भी डबल हो रहा है या हाफ हो रहा है या 1/4 हो रहा है, जो भी हो रहा है उसका आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने के बाद उसका रेसिप्रोकल ले लो, बराबर, स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद उसका रेसिप्रोकल ले लो, और जब रेसिप्रोकल ले लोगे तो वही आपका आंसर होगा कितनी टाइम चेंज होगा, तो नया वाला फोर्स कितनी टाइम चेंज होगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैं फाइनल कर रहा हूँ, बराबर। ये फॉर्मूला जो है व्हेन ओनली, क्या बच्चों बोलेंगे हम लोग, व्हेन ओनली व्हाट इज गेटिंग चेंज्ड, डिस्टेंस, तो आप क्या बोलोगे, नया फोर्स अपॉन ओल्ड फोर्स इज नथिंग बट ओल्ड डिस्टेंस अपॉन न्यू डिस्टेंस द होल स्क्वायर। अब ओल्ड डिस्टेंस और न्यू डिस्टेंस कितनी बार चेंज हो रहा है, कितना टाइम चेंज हो रहा है, वो तो आपको देगा, वो 2 टाइम हो रहा है, 3 टाइम हो रहा है, 1/3 हो रहा है, 1/4 हो रहा है, 1/5 हो रहा है, दैट विल बी गिवन टू यू। आप उसको सिर्फ यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद वैल्यू आप क्या करो, फाइंड करो। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको कुछ कह रहा हूँ कि न्यू डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/4 डिस्टेंस ओल्ड, न्यू डिस्टेंस इक्वल्स टू 1/4 डिस्टेंस ओल्ड, देन व्हाट विल बी फोर्स न्यू, तो नया वाला फोर्स क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, क्या कहा हमने, डिस्टेंस न्यू इज इक्वल टू 1/4 डिस्टेंस ओल्ड। ठीक है, ये दिया है डिस्टेंस न्यू इक्वल्स टू 1/4 डिस्टेंस ओल्ड, तो नया वाला फोर्स कितना होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट हैपेंस टू फोर्स, बराबर, व्हेन बोथ द मासेस चेंजेस। तो फॉर्मूला तो यही है बच्चों, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। अब क्या कह रहा है, व्हेन बोथ द मासेस चेंजेस, यानी जो चेंज आ रहे हैं सिर्फ मास के अंदर आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट ये m1 है, ऑब्जेक्ट ये m2 है, सिर्फ इनके मासेस में चेंज आ रहा है, अब वो डबल हो, हाफ हो, कुछ भी हो, तो ओनली द मासेस ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग। तो अब फोर्स को क्या होगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, व्हाट हैपेंस टू फोर्स व्हेन ओनली द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस। ठीक है, तो आपका फोर्स न्यू अपॉन फोर्स ओल्ड, अब यहाँ पर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है बच्चों, दोनों ही मास को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो ये डायरेक्ट में रिलेशन कैसा होगा, जी हट जाएगा, डी कांस्टेंट है, मतलब ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें हम लोग डिस्टेंस को कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, सिर्फ कौन बदल रहा है, सिर्फ मास बदल रहा है। तो ऐसे टाइम पर हम क्या करेंगे, तो आपको सम को पहचानना पड़ेगा कि कैसा क्या हो रहा है, सम के अंदर क्या दोनों ही चेंज हो रहे हैं, क्या सिर्फ मास चेंज हो रहा है, क्या सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला ये आ गया। सिर्फ मास चेंज होगा तो फॉर्मूला आप ऐसे लिखोगे, आप लिखोगे कैसे लिखोगे कि मास न्यू 1, ये 1 है, ये नया वाला मास, इनटू मास न्यू 2, मास न्यू 2, ठीक है, अपॉन मास ओल्ड 1 इनटू मास ओल्ड 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर Fn अपॉन Fo इज इक्वल टू Mn अपॉन Mo, मास न्यू अपॉन मास ओल्ड 1 इनटू मास न्यू अपॉन मास ओल्ड 2। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन ओनली द मास ऑफ द बॉडी इज गेटिंग चेंज्ड। ये फॉर्मूला हो जाएगा जब सिर्फ मास ऑफ द बॉडी इज गेटिंग चेंज्ड। एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल में मैं कुछ ऐसा कहता हूं बच्चों कि मास न्यू 1 इज इक्वल टू डबल मास न्यू और मास ओल्ड 1। ठीक है बच्चों, तो इसमें कैसा है, नया वाला जो मास है ना, पहला एक मास फर्स्ट बॉडी का मास, ये फर्स्ट बॉडी का मास ये m1 है, और ये सेकेंड बॉडी का मास ये m2 है, बराबर, ये ओल्ड 1 और ये ओल्ड 2, ऐसा है। तो अब क्या हो रहा है, जो न्यू मास है, ये बॉडी का जो नया मास है वो इसका डबल हो गया है, ये वाले का डबल हो गया है, और नया मास है जो सेकेंड बॉडी का वो सपोज ट्रिपल हो गया है, मास ओल्ड 2 का। ठीक है, ये केस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ आपको रेशियो लेना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, ये वाले से क्या रेशियो बनेगा, ये वाले से बनेगा Mn 1 अपॉन Mo 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा 2/1, ये रेशियो बन गया, और Mn 2 और ये नीचे आया तो Mo 2 इज इक्वल टू 3/1। तो देखो बच्चों, Mn 1 अपॉन Mo 1 ये 2/1 बन गया, ये वाले से, ये वाले पार्ट से, और ये वाले में से Mn 2 और ये Mo को नीचे लेके आया तो Mo 2 इज इक्वल टू, यहाँ 3 था तो 3/1, तो ये रेशियो मिल गए। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये Fn अपॉन Fo, फोर्स न्यू अपॉन फोर्स ओल्ड, Mn बाय Mo 1, तो Mn बाय Mo 1 ये है। ठीक है बच्चों, कितना है 2/1, तो ये लिख लेंगे हम लोग 2/1। Mn बाय Mo 2 ये है, कितना ये 3/1। ठीक है बच्चों, तो Fn अपॉन Fo कितना हो गया, 2 3 6/1। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि Fn जो है वो 6 टाइम्स क्या हो गया, फोर्स ओल्ड। तो जो पहले फोर्स था इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, अब मासेस में जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से कितना हो जाएगा बच्चों, 6 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 6 टाइम्स ज़्यादा। तो अब नया वाला जो फोर्स है वो पहले वाले के फोर्स के 6 गुना ज़्यादा बढ़ गया, 6 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है बच्चों, तो होप आपको समझ में आ रहा है। सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ जब मास चेंज होंगे तो Fn बाय Fo इज इक्वल टू Mn बाय Mo फर्स्ट, यानी मास 1 में क्या चेंजेस आए, और Mn बाय Mo 2, मास 2 में क्या चेंजेस आए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है बच्चों, अब मान लिया जाए कि दो बॉडी है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो ये जो केस है ये ऐसा है कुछ, व्हाट हैपेंस टू फोर्स। अब नए फोर्स को क्या होगा, जब सिर्फ किसी भी एक बॉडी का मास चेंज होगा, बराबर, जब किसी भी एक बॉडी का मास चेंज होगा तो नया वाला फोर्स क्या होगा, तो बच्चों फोर्स न्यू अपॉन फोर्स ओल्ड विल बी इक्वल टू m न्यू अपॉन m ओल्ड, दैट इज इट। बस समझ में आया। तो m न्यू इज बिकमिंग ट्वाइस m ओल्ड, बराबर, तो mn अपॉन mo क्या आ जाएगा 2/1। मतलब जो भी चेंजेस दिया रहेगा, मतलब पहले का मास ट्राइज हो रहा है, 1/3 हो रहा है, हाफ हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, 6 टाइम्स हो रहा है, जो भी चेंजेस दिया वो चेंजेस को आपको ऐसे नोट डाउन करना है। फॉर्मूला तो यही बस,
जब सिर्फ बॉडी का कोई भी एक मास चेंज होगा, जब सिर्फ बॉडी का कोई भी एक मास चेंज होगा, ओनली वन मास इज गेटिंग चेंज्ड, बराबर है। तो फॉर्मूला नया फोर्स अपॉन ओल्ड फोर्स इज इक्वल टू नया मास अपॉन ओल्ड मास। ठीक है बच्चों, बस ये फॉर्मूला आप याद रखो। अब नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू फोर्स व्हेन वन मास एंड डिस्टेंस चेंजेस। फोर्स को क्या होगा जब सिर्फ एक मास और एक डिस्टेंस एक ही बच्चों चेंज होता है। तो डिस्टेंस चेंज होता है और सिर्फ एक मास चेंज होता है। तो एफ एन बाई एफ ओ इक्वल्स टू ये हो जाएगा एम एन बाई एम ओ बराबर इन टू ये हो जाएगा डी ओ बाई डी एन द होल स्क्वायर, बराबर। तो वो रेशियो निकाल लो कि डिस्टेंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं और वो रेशियो निकालो कि मास में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये दोनों जब रेशियो मिल जाएंगे तो वैल्यू पुट कर दो इसमें और तुम्हारा चेंज कितना, फोर्स में कितना बदलाव आएगा वो मालूम पड़ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन बोथ मास एंड डिस्टेंस चेंजेस। जब दोनों मास बच्चों और डिस्टेंस चेंज होता रहेगा तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, बराबर। तब ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो बच्चों बहुत छोटा लग रहा था लेकिन इट इज़ क्वाइट टाइम टेकिंग। ठीक है, तो फोर्स न्यू अपॉन फोर्स ओल्ड हो जाएगा मास न्यू अपॉन मास ओल्ड ये फर्स्ट वाले का इंटू मास न्यू अपॉन मास ओल्ड ये सेकेंड वाले का इंटू डिस्टेंस ओल्ड अपॉन डिस्टेंस न्यू द होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा जब दोनों ही बॉडी के मास में भी चेंजेस होंगे और उनके डिस्टेंस में भी चेंज होगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। जब सिर्फ बॉडी के एक मास में सिर्फ ओनली वन मास इज गेटिंग चेंज्ड तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, और जब सिर्फ मास चेंज होगा तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। और उससे पहले मैं बता चुका हूँ आपको जब सिर्फ डिस्टेंस चेंज होगा तो फॉर्मूला कैसे बनेगा। ऑलराइट, सो एक क्वेश्चन है, मतलब एक ही फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला पे कितने और फॉर्मूला रेडी हो गए बच्चों ये आप खुद देख सकते हो। ठीक है, तो आई जस्ट होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग and this things has to be done in detail. Okay, it is very basic of your mechanics, so you have to understand all these things and you need to have a clarity over the changes whatever happens. So I just hope that you have understood. If any problem is there, any kind of problem is there, I'll be waiting for your reply. Okay guys, thank you so much. Next sets of formula is for kinematical equations. So we all know that these three equations बच्चों, ये v is equal to u plus at, second we know s is equal to ut plus half at square, and third we know v square equals to u square plus 2as. So these three kinematical equations we already know, where v was our final velocity. All right, similarly you know that u was initial velocity, a was our acceleration, t was our time, s was our distance, displacement. Okay, and anything else left? No, that's it. So all these things were there in the kinematical equation which we have done in the first chapter. Now we have the analogous of kinematical equation. Analogous is something similar looking. Okay, and this will apply for gravitational equation. So in gravitational equation this will become v is equal to u plus gt, because in gravitation acceleration नहीं होता है बच्चों, इसमें gravitation होता है। ठीक है, तो ये v equals to u plus gt हो जाएगा। सेकेंड वाला जो है ये हो जाएगा h is equal to ut plus half gt square। तो आपका जो s है बराबर, जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता था ये केस में हाइट होगा, ये केस में क्या होगा बच्चों, वो हाइट हो जाएगा, बराबर।
और ए जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। नेक्स्ट वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यू सी ए और एस। तो व्हाट वी हैव डन, हाउ डू वी हैव डिराइव्ड ग्रेविटेशनल इक्वेशन फ्रॉम काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन का जो एस था दैट वी हैव कन्वर्टेड टू एच, और जो ए था दैट वी हैव कन्वर्टेड टू जी। बस बच्चों ये दो चेंजेस हमने किया है और हमारे ग्रेविटेशनल इक्वेशन किस में बन गए, ये बन चुके हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस में, बराबर। अब आगे, अब सम करने के लिए, तो सम्स करने के लिए अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सम्स की कैटेगरी कुछ ऐसी होगी, बराबर। ये ग्रेविटेशन है तो आप बॉडी को या तो ऊपर फेंकोगे या बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगा। तो फॉर अप गोइंग बॉडी, जब बॉडी ऊपर की तरफ जाता है, फॉर डाउन फॉलिंग बॉडी, जब बॉडी नीचे गिरता है, तो ये इक्वेशन में क्या कुछ चेंजेस आएंगे बच्चों, ठीक है। तो इसमें याद रखो, जब बॉडी नीचे गिरेगा, वेन एवर द बॉडी विल फॉल डाउन, बराबर, एट दैट टाइम द फॉर्मूला विल बी v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो जब न्यूमेरिकल्स देख रहे हो बच्चों, तो आप ये देखो कि सम में जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर रहा है या ऊपर जा रहा है, बराबर, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। नाउ फॉर डाउन फॉलिंग बॉडी, सॉरी अप गोइंग बॉडी, अगर बॉडी ऊपर जाए तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों ऐसा नहीं रहेगा, v इक्वल्स टू यू, ये माइनस जी टी हो जाएगा। समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? जब बॉडी आपका ऊपर जाएगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और तो और v स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर अप गोइंग बॉडी। तो सम में सबसे पहले एनालाइज करो कि आपका बॉडी ऊपर जा रहा है या बॉडी नीचे गिरने वाला है, ठीक है बच्चों। अच्छा, और कुछ बातें, बराबर, जो सम को एकदम आसान बना देगा आपके। तो ज्ञान की कुछ और बातें, जैसे कि जब आप बॉडी को ऊपर फेंकते हो, बराबर, ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा, लेकिन अभी आप दिमाग में फीड करके रख लो। व्हेनेवर यू थ्रो समथिंग अप, तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी होता है ना बच्चों, वो जीरो होता है, ठीक है। व्हेनेवर यू थ्रो समथिंग अप, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। और जी को आप किस में लेते हो, जी को आप नेगेटिव में लेते हो। जब जी को नेगेटिव लो तभी तो ये नेगेटिव बना। व्हेन यू टेक जी नेगेटिव, तभी तो ये नेगेटिव बना। समझ में आ रहा है? अरे यस और नो? यस, जब जी नेगेटिव मिले तभी ये नेगेटिव बना। समझ में आ रहा है? ऑलरेडी आप नेगेटिव ले रहे हो, अगर ये नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो नेगेटिव मत लेना, बराबर। अगर आपको क्लियर हो गया है भाई ये अपगोइंग बॉडी के लिए है एंड यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली, तब वो टाइम पर जी को नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ नेगेटिव कर दिया तो बिकॉज ये नेगेटिव तभी हुआ जब जी नेगेटिव हुआ, ये याद रखो बच्चों, ठीक है। तो आप अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे तो नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, और आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख रहे हो, इफ यू आर रिमेंबरिंग ओनली दिस फॉर्मूला, मेमोराइजिंग ओनली दिस फॉर्मूला बच्चों, तो याद रखना सम अगर बॉडी ऊपर जा रहा है तो आप जी को नेगेटिव ले लो, बराबर। और आपने पहले ही क्लियर हो कि मैं नहीं, आई एम फॉर अप गोइंग बॉडी आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो देयर इज नो प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर माई सेल्फ, तो आई स्टडी ओनली दिस फॉर्मूला, okay, and when I do sums and when I come to know that my body is going up, so at that time I take g negative, so I study only one formula so that there is no confusion। तो मैं यही सिर्फ फॉर्मूला पढ़ता हूँ, और जब मुझे मालूम पड़ जाता है सम में कि बॉडी मेरा ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो मैं जी को क्या ले लेता हूँ बच्चों, नेगेटिव ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप नेगेटिव लोगे, ये ऑलरेडी नेगेटिव किया, फॉर्मूला कर दिया, वापस नेगेटिव लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखता हूँ, और जब बॉडी मेरा ऊपर जाता है तो मैं जी को क्या ले लेता हूँ बच्चों, नेगेटिव ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जब बॉडी आपका ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, किसी पॉइंट से नीचे गिर रहा है, तो इस टाइम पर यू जो होता है बच्चों वो जीरो होता है। यू क्या होता है आपका, जीरो, और जी तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। सो दिस विल बी क्वाइट हेल्पफुल व्हेन वी सॉल्व सम्स बच्चों, ओके। सो यू कैन मेक नोट्स फ्रॉम योर and get ready when we solve actual sums। So बच्चों, और कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसको हम लोग थोड़ा रिवाइज करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि बेटर ये क्या कहता है।
बच्चों पता है आपको कि थोड़ा हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा ओवल शेप में है, करेक्ट, वो फुल कंप्लीट सर्कल नहीं है। तो अगर ये मान लिया जाए सेंटर है और ये जो डायगोनल है ये अर्थ का इक्वेटर वाला पॉइंट है, दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर अर्थ का पोल है। तो सेंटर से जब मैं डिस्टेंस ज्वाइन करूँगा तो ये आरपी है, यानी रेडियस ऑफ पोल, और इसे जब ज्वाइन करूँगा इक्वेटर से तो ये रेडियस ऑफ इक्वेटर है। ठीक है बच्चों, तो क्लियरली आप देख सकते हो कि रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल, इजंट इट। ये तो एकदम क्लियर सी बात है, इसमें कोई बात ही नहीं है, देखने से मालूम पड़ रहा है। ठीक है, तो होपफुली आप इस चीज़ से अग्री करते हो। अब हमने क्या किया था, फ्री फॉल में क्या था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, बराबर। ये हमने कौन से फॉर्मूला में देखा था बच्चों, ये हमने देखा था हमारे फ्री फॉल के फॉर्मूला में। एम आई क्लियर विद दिस? स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, फॉर अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अब इस फॉर्मूला से मैं अब क्या कहूँगा बच्चों, यहाँ पर देखो, तो जी ऑफ इक्वेटर, देखो बच्चों रेडियस ऑफ इक्वेटर बड़ा है, तो अगर ये बड़ा है, रेडियस बड़ा है इक्वेटर पर, तो जी इनका रिलेशन क्या है, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो अगर रेडियस बढ़ेगा तो जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, बराबर ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस, और जी एट पोल, ठीक है, पोल पे, तो ये जी एट पोल बराबर, इसका रेडियस क्या हो रहा है, पोल पे रेडियस कम है, पोल पे रेडियस क्या है बच्चों, कम है, पोल पे रेडियस कम है, समझ में आ रहा है। तो अगर ये कम होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, रिलेशन क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, ये कम होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो पोल पे रेडियस कम है तो जी ज़्यादा हो जाएगा, जी एज पोल इज मोर। यहाँ से क्लियर हो गया, जी एट पोल विल बी ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो रेडियस ऑफ इक्वेटर ग्रेटर है रेडियस ऑफ पोल से, तो इसके लिए जी ऑफ पोल विल बी ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल विल बी मोर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ। ठीक है बच्चों, ओके। तो ऐसी मैंने एक कहानी सुनाया था लाइव लेक्चर में, बराबर, कि जो हमारा ऑफलाइन लेक्चर था उसके अंदर, कि अगर एक आदमी है, उसके पीछे एक भालू भाग रहा है और अचानक वो आदमी एक खड्डे में गिर जाता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, एक खड्डा पड़ता है, उसमें आदमी गिर जाता है, और आदमी जब गिरता है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। तो बताओ भालू का कलर क्या है? तो बहुत सारे बच्चों ने मजाक में ले लिया, ब्लैक कह दिया, ब्राउन कह दिया, बराबर। तो मैंने वहाँ पर बताया था उनको रियल रीज़न कि वो कलर वाइट है, क्योंकि ये पोलार बेयर है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द पोल्स। तो ये बेयर कौन सा होगा, बेयर, ये एक पोलार बेयर होगा बच्चों। ऑलराइट, और भी ऐसे काफ़ी कहानियाँ थी जिसमें बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। ठीक है, इस टॉपिक को। ऑलराइट, सो ये आप ये जान लो कि जी एट पोल इज मोर देन जी एट इक्वेटर। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज़ ये जाननी है कि जो वेट होता है वो होता है mg। जो वेट होता है बच्चों वो होता है mg। तो यहाँ से एक बात ये जान लो कि वेट एट पोल इज ग्रेटर देन वेट एट इक्वेटर। ये सेम रिलेशन रहेगा बच्चों। तो वज़न पोल पर ज़्यादा और वज़न इक्वेटर पर कम। ठीक है, तो आप इस पोल इक्वेटर पर हो, इस पॉइंट पर इक्वेटर पर, और आप चलते 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 अगर पोल पे चले गए तो आपका वेट क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। वज़न क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी रिलेशन से मालूम पड़ा ना, वेट mg होता है, तो g जिसका ज़्यादा, ये डायरेक्ट रिलेशन है, वेट इक्वल्स टू mg। तो g जिसका ज़्यादा वेट उसका ज़्यादा, तो g किसका ज़्यादा, पोल पर ज़्यादा, तो वेट पोल पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये रिलेशन है। इसको मैं थोड़ा समरी में ले लेता हूँ। एक क्लियर हो गया भाई बच्चों कि रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल, ये ग्रेटर है। तो इससे मालूम पड़ा जी ऑफ पोल विल बी ग्रेटर देन जी ऑफ अर्थ, और उससे मालूम पड़ा
वेट एट पोल विल बी ग्रेटर देन वेट एट इक्वेटर। ठीक है बच्चों, एम आई क्लियर विद दिस? ओके, अब हम जाते हैं थोड़ा मून के ऊपर। तो मून के ऊपर क्या होता है? ठीक है, इट इज क्लियर दैट g ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 g ऑन अर्थ। मतलब एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून बराबर वो 1/6 है g ऑन अर्थ, यानी जो भी एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर होगा उसको आप 6 डिवाइड कर दो तो आपको एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पर मिल जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो यहां से एक और बात जान लो कि वेट ऑन मून विल ऑल्सो बी 1/6 वेट ऑन अर्थ, क्योंकि वेट और जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दे हैव डायरेक्ट रिलेशन। तो मान लेते एक इंसान है जिसका वेट 60 kg है, कहाँ पर? अर्थ पर। तो मून पर क्या वेट होगा उसका? तो 60/6 10, तो मून पर वेट क्या हो जाएगा? 10 kg हो जाएगा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड बच्चों? तो शॉर्ट में इसको ऐसा भी लिखते हैं, g ऑन मून अपॉन g ऑन अर्थ इक्वल्स टू 1/6, वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, तो अगर आपको मून पर वेट फाइंड करना है तो अर्थ पर जो वेट है उसे 6 से डिवाइड कर दो। अगर आपको अर्थ पर वेट फाइंड करना है तो जो मून पे वेट है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। ऑल राइट, सो दिस वॉज रिलेटेड टू वेट ऑन मून एंड वेट ऑन अर्थ. That is it. Now we'll go and try few sums. Hello kids. So the first question says, how does the force of gravitation between two objects changes? Force में क्या changes आएंगे when the distance between them is reduced to half? अगर दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को अगर हमने हाफ कर दिया तो फोर्स में क्या चेंजेस आएगा वो पता करो। तो बच्चों सम्स को आप ध्यान से सुनो, इसमें सिर्फ कौन चेंज हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कहा था, जब सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो तो फोर्स न्यू अपॉन फोर्स ओल्ड विल बी नथिंग बट डिस्टेंस ओल्ड अपॉन डिस्टेंस न्यू द होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब गिवन क्या है? तो गिवन ये है कि डिस्टेंस न्यू इज इक्वल टू हाफ डिस्टेंस ओल्ड। यही तो बोला है बच्चों, क्या बोला उसने मालूम है? कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस टू हाफ, तो नया वाला डिस्टेंस क्या हो गया? पुराने वाले का आधा। नया वाला डिस्टेंस क्या हो गया? पुराने वाले का आधा। तो यहां से आप इक्वेशन कैसे बनाओगे? dn, ये dn को इधर रखा, dio को नीचे लेके आया, तो dn अपॉन dio इज इक्वल टू हाफ। पर आपको क्या चाहिए? dio अपॉन dn चाहिए। यहाँ पर देखो फॉर्मूला में dio अपॉन dn चाहिए, तो इसका उल्टा कर दो, तो यहाँ से dio अपॉन dn विल बी 2/1, इजंट इट? अब क्या करना है बच्चों? अब तो बस यहाँ पर Fn अपॉन Fo इज इक्वल टू व्हाट इज dio बाई dn? dio बाई dn इज 2/1, सो इट्स 2/1 द होल स्क्वायर। Therefore Fn अपॉन Fo इज इक्वल टू 4/1। अब ये Fo को उधर भेज दो, तो Fn इज इक्वल टू 4 टाइम्स Fo। तो व्हाट हैपन्स टू फोर्स? क्या हो गया फोर्स को? तो फोर्स बिकेम 4 टाइम्स द ओल्ड फोर्स, बराबर। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिकम्स 4 टाइम्स मोर। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन becomes 4 times more. So I just hope you have enjoyed. Okay guys, I first already told you all कि just see what is changing. तो क्या चेंज हो रहा है? डिस्टेंस कितना चेंज हुआ बच्चा? हाफ हो गया। पहले जो भी डिस्टेंस था उसका हाफ हो गया नया वाला डिस्टेंस। तो यहाँ से ऐसा रेशियो निकाले हमने, dn को इधर रखा, dio को इधर लाया, तो हाफ मिल गया। पर यहाँ पर जो फॉर्मूला मैंने बताया था, ये फॉर्मूला तो आपने बाय हार्ट किया रहेगा, बराबर। आई होप दिस फॉर्मूला यू नो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो रहा था। तो ये जब फॉर्मूला आपने लिखा तो आपको क्या चाहिए था? dio बाई dn, यहाँ पर dn बाई dio था, तो उसको उल्टा कर दिया, तो dio बाई dn मिल गया। वैल्यू पुट एंड आंसर गेट। ओके बच्चों, सेकेंड वाला क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कह रहा है भाई कि हैवी ऑब्जेक्ट्स, सेकेंड क्वेश्चन बच्चों थ्योरी क्वेश्चन है, हैवी ऑब्जेक्ट्स और एक लाइट ऑब्जेक्ट है, बराबर बच्चों। तो अगर हमने एक हैवी ऑब्जेक्ट ले लिया, मान लेते हैं कि ये हमारा एक लाइट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा एक हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों को जब हम रिलीज करेंगे तो साथ में क्यों करते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता कि हैवी ऑब्जेक्ट पहले गिरे और लाइट ऑब्जेक्ट बाद में गिरे? ऐसा क्यों नहीं होता है, बराबर? व्हाई डज दिस नॉट हैपन? हैवी ऑब्जेक्ट पहले गिरने चाहिए
और लाइट ऑब्जेक्ट बाद में गिरना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता है बच्चों? तो ऐसा इसलिए नहीं होता है कि आप फॉर्मूला देखो जी का, ये स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कैपिटल जी, ये मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो कहीं पर भी क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट गिरने वाला है क्या उसके मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। ठीक है, बात को समझो। सिंस acceleration due to gravity is independent of the object, mass of object, that is why all the object, whether it is कितना भी हैवी या कितना भी लाइटर, सारे ऑब्जेक्ट अगर सेम पॉइंट से रिलीज होंगे तो सेम टाइम पर ही नीचे गिरेंगे, एक साथ ही नीचे गिरेंगे। है बात समझ में? ओके, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, सो ये थियोरी क्वेश्चन है, होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हेलो बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। हियर दे आर सेइंग दैट देयर इज अर्थ, और उस अर्थ के सरफेस पे एक छोटा सा मास है m, जिसका वेट है 1 kg। ठीक है बच्चों, तो m इज मास ऑफ द बॉडी 1 kg, me इज मास ऑफ अर्थ विच इज गिवन एज 6 × 10⁻24 kg, re इज रेडियस ऑफ द अर्थ which is given as 6.4 × 10⁻6 meter, and we all know capital G is 6.67 × 10⁻11 Newton meter square upon kg square। तो हमें फाइंड करना है कि अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, तो फोर्स क्या होता है बेटा बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, कैपिटल G मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, बराबर। ये भी फॉर्मूला है। डिस्टेंस की जगह रेडियस ले सकते हैं, जो भी डिस्टेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैपिटल G 6.67 × 10⁻11 इंटू स्मॉल m इज 1 इंटू मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24, बराबर बच्चों। और नीचे आएगा आपका रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 × 10⁻6 और इसका होल स्क्वायर। ऑलराइट, सो नाउ अब यहाँ पर देख लेते बच्चों, तो ये 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻24 ये साथ में ले लेते हैं, और नीचे जो है इनको भी कुछ साथ में ही देख लेते हैं। तो ये 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6। ठीक है बच्चों, अब ये जो पावर वाला फैक्टर है, ये सब पावर्स वाले हैं, इनको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो है ये 6.67 इंटू 6, 6.4, 6.4 ये सब मल्टीप्लाई करके आप जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 0.98 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा बच्चों, ये 0.98। अब पावर वाला देख लेते हैं, तो इंटू 10⁻11 10⁻24, तो -11 + 24 कितना आ जाएगा बच्चों, ये 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया ऊपर 10⁻13, नीचे 6 + 6, ये पावर्स में जो पावर रहते हैं वो ऐड हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसेस, तो ये 10⁻12 हो जाएगा, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.98 इंटू ये दोनों सॉल्व हुआ तो ये ऊपर जाएगा, जब 10⁻13 ऊपर है और ऊपर 10⁻12 गया तो -12 हो जाएगा, तो 13 - 12 कितना हो गया 1, तो ये 10⁻1 दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.98 इंटू 10 दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9.8। ऑलराइट बच्चों, तो ये फोर्स है, तो फोर्स होगा तो क्या होगा बच्चों, न्यूटन होगा। क्या होगा, न्यूटन। सो आई जस्ट होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक थियरी क्वेश्चन है, बस इसे थोड़ा समझा देता हूँ। कहता है भाई कि अर्थ जो है वो मून को खींचता है, मून जो है वो अर्थ को खींचता है, तो क्या इन दोनों का जो फोर्स है क्या वो अलग है? ठीक है बच्चों, क्या इन दोनों का जो फोर्स है क्या वो अलग है? तो देख लो, यहाँ पर ये मान ले कि भाई ये अर्थ है हमारा और ये मान ले हमारा मून है। ठीक है, ये उन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। ये फोर्स अर्थ लगा रहा है मून के ऊपर और ये फोर्स मून लगा रहा है अर्थ के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, तो फोर्स बाय अर्थ ऑन मून ये कैसा हो जाएगा बच्चों? तो फोर्स को हम F बोल देंगे, F ऑफ अर्थ दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून अपॉन
डिस्टेंस का स्क्वायर, करेक्ट है। अच्छा, फोर्स बाय मून ऑन अर्थ, फोर्स बाय मून ऑन अर्थ दैट विल बी गिवन एन FM। तो कैपिटल G होगा मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बच्चों ये देखो, G है, G है, M ऑफ M है, M ऑफ M है, M ऑफ E है, M ऑफ E है, डिस्टेंस स्क्वायर है, डिस्टेंस स्क्वायर है। तो आप क्या देखोगे, तो ये इसे आप अगर 1 कहो और इसे आप 2 कहो तो आप ये कह दोगे भाई FE इज इक्वल टू FM, यानी फोर्स बाय अर्थ ऑन मून इज इक्वल टू फोर्स बाय मून ऑन अर्थ। तो ये तो मैग्नीट्यूड है फोर्स का बच्चों, वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। ऑलराइट ऑलराइट गाइज, द फिफ्थ क्वेश्चन, ओके, एंड दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। पिछले क्वेश्चन में क्या कहा बच्चों, हमने क्या देखा कि फोर्स बाय अर्थ इज इक्वल टू फोर्स बाय मून, दोनों का फोर्स इक्वल है, इजंट इट, बराबर, ये हमने देखा। तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई जब अर्थ भी सेम फोर्स से अट्रैक्ट करता है मून को और मून भी सेम फोर्स से अट्रैक्ट करता है अर्थ को, बराबर, तो हमने वो एपोजी और पेरिगी पोजीशन मून का सुना है कि मून अर्थ के क्लोज आता है, मून अर्थ से दूर रहता है, बराबर। तो सवाल ये है बच्चों कि तो मून ही क्यों अट्रैक्टेड है अर्थ की तरफ, अर्थ जो है वो क्यों नहीं मूव करता दिखाई देता मून की तरफ। Why only moon moves towards earth? Why does the earth don't appear to move towards moon? या दूसरा क्वेश्चन ये भी था बच्चों, इसको थोड़ा घुमा के भी दे सकते हैं। एक एप्पल है पेड़ के ऊपर और अर्थ है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोनों के बीच में जिस फोर्स से एप्पल अर्थ को खींचेगा वही फोर्स से अर्थ भी एप्पल को खींचेगा। वो तो हमने मून वाले एग्जाम्पल में देख लिया, फोर्स तो चेंज नहीं होगा। तो एप्पल अर्थ की तरफ गिर जाता है, वो दिखता है, पर अर्थ एप्पल की तरफ नहीं जाता। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए बच्चों कि जो फोर्स है ना वो होता है ma, मा, बराबर। तो यहाँ से एसेलरेशन जो हो जाएगा वो फोर्स अपॉन m हो जाएगा। तो भले आपका फोर्स सेम है, एसेलरेशन मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिसका मास ज़्यादा, और ये एसेलरेशन कैसा है, मास को इन्वर्सली डिपेंड करता है बच्चों। तो जिसका मास ज़्यादा उसका एसेलरेशन कम, जिसका मास ज़्यादा उसका एसेलरेशन कम। तो अब एप्पल ले लो, एप्पल का मास ना के बराबर, अर्थ का मास बहुत बड़ा, तो मास ज़्यादा किसका है, अर्थ का है, तो उसका एसेलरेशन नहीं दिखेगा, बराबर। वो अट्रैक्ट होता है बट उसका एसेलरेशन नहीं दिखेगा, क्यों? कि उसका मास जो है वो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू एप्पल। द सेम आंसर कैन बी गिवन इन द केस ऑफ मून, कि मास ऑफ अर्थ इज greater than mass of moon. That is why acceleration of moon towards earth can be seen, but acceleration of earth towards moon cannot be seen. Or acceleration of apple towards earth can be seen, but acceleration of earth towards apple cannot be seen. Alright guys, so I just hope you have understood all these questions. These are theory questions, but I'm just giving you a better explanation so that you can have गुड एक्सप्लेनेशन अबाउट द आंसर्स। तो बच्चों आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर, और इसमें पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपेंस टू फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द फर्स्ट केस द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, तो मास न्यू इज इक्वल टू ट्वाइस मास ओल्ड, ये रिलेशन दे दिया है, सिर्फ एक मास डबल हुआ है, तो मास न्यू अपॉन मास ओल्ड विल बी इक्वल टू 2/1। अच्छा, जब सिर्फ एक मास चेंज होता है तो फॉर्मूला क्या है फोर्स का, फोर्स न्यू अपॉन फोर्स ओल्ड विल बी mn अपॉन mo, isn't it? That is 2/1, mn by mo is 2/1, तो फोर्स न्यू अपॉन फोर्स ओल्ड, देखो फोर्स न्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 into FO, तो ये डबल हो जाएगा। तो सिर्फ जब एक मास चेंज होगा, जब सिर्फ एक मास चेंज होगा और वो भी डबल होगा, तो जब मास डबल होगा तो फोर्स भी क्या हो जा रहा है बच्चों, डबल हो जा रहा है, ठीक है। तो आई जस्ट होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है अब उसमें आ जाते हैं। व्हाट हैपेंस टू फोर्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। एक बार डबल हो रहा है फिर ट्रिपल हो रहा है, तो इसमें जो सेकंड का ए केस है उसमें डिस्टेंस न्यू इज डबल डिस्टेंस ओल्ड, पहला चीज़, ठीक है।
तो डिस्टेंस न्यू अपॉन डिस्टेंस ओल्ड क्या हो जाएगा 2/1। तो डिस्टेंस ओल्ड अपॉन डिस्टेंस न्यू क्या हो जाएगा 1/2। ये कभी भी हम ऐसा निकालते हैं, डिस्टेंस न्यू अपॉन डिस्टेंस ओल्ड अपॉन डिस्टेंस न्यू। तो डिस्टेंस न्यू अपॉन डिस्टेंस ओल्ड 2/1 था, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा डिस्टेंस ओल्ड अपॉन डिस्टेंस न्यू 1/2 हो जाएगा। अब जब सिर्फ बच्चों डिस्टेंस चेंज होता है तो Fn अपॉन Fo क्या होता है DO अपॉन DN द होल स्क्वायर। तो बच्चों DO/DN क्या है हाफ, तो ये हाफ द होल स्क्वायर, यानी हाफ का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 1/4। तो Fn क्या हो जाएगा FO/4। तो जब सिर्फ डिस्टेंस डबल हुआ तो नया फोर्स जो है वो पुराने फोर्स का 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है बच्चों, यानी फोर्स क्या हो गया कम हो गया, जब डिस्टेंस डबल हुआ तो फोर्स क्या हो गया कम हो गया। ठीक है, कितना कम हुआ 1/4। अब जो इसका बी पार्ट है ना बच्चों, वो मैं पहले बता देता हूँ। अब ट्राइज हो रहा है ना, डिस्टेंस न्यू इज इक्वल टू ट्राइज डिस्टेंस ओल्ड। तो ये 3 का स्क्वायर करो 9 का रेसिप्रोकल लो 1/9, समझ में आया। तो ये कितना कम हो जाएगा बराबर ना। तो फोर्स ओल्ड का 9 से डिवाइड करो तो फोर्स न्यू मिल जाएगा। तो ये अगेन DN/DO ये आपका 3/1 हो गया, ये DN DO के नीचे लिया 3/1 हो गया। और उसके बाद DO/DN जो होगा वो 1/3 हो जाएगा। DO/DN क्या हो जाएगा 1/3। तो फोर्स न्यू अपॉन फोर्स ओल्ड इज इक्वल टू DO अपॉन DN द होल स्क्वायर, दैट इज 1/3। DO/DN 1/3 है, 1/3 द होल स्क्वायर एंड दैट इज 1/9। दैट इज Fn इज इक्वल टू FO अपॉन 9। ठीक है, तो इस तरह से चेंजेस आ गए बच्चों। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में ये कह रहा है इफ द masses of both the object are double, okay, what happens when the object of when both the object masses are doubled। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें आपका केस ऐसा होगा कि MN1 जो है वो हो चुका है ट्वाइस ऑफ M ओल्ड 1, और MN2 जो है वो हो गया है ट्वाइस ऑफ M ओल्ड 2। ये गिवन है। ठीक है बच्चों, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है Fn अपॉन Fo, जब दोनों मास चेंज हो जाए तो ये होता है Mn अपॉन Mo1 इंटू Mn अपॉन Mo2। तो ये देखो बच्चों Mn1 अपॉन Mo1 क्या हो जाएगा 2/1, तो ये 2/1। फिर Mn2 अपॉन Mo ये नीचे आ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 2/1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों ये 4/1 हो गया। तो Fn क्या हो गया Fo इंटू 4, तो ये भी 4 टाइम से बच्चों बढ़ जाएगा। जब दोनों मास चेंज होंगे डबल होंगे तो ये जो फोर्स होगा वो 4 टाइम से बढ़ जाएगा। तो आई जस्ट होप दैट यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 6। ऑल राइट गाइज,